हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आपकी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ गया है। प्रश्न पढ़कर ध्यानपूर्वक उत्तर देना। चीन से बना सिल्क किस मार्ग से दूसरे देशों में पहुंचता था? चीन से बना सिल्क किस मार्ग से दूसरे देशों में पहुंचता था? आपको इसका उत्तर देना है। तो ये सिल्क मार्ग था, या समुद्री मार्ग, या निर्यात मार्ग, या हिंद मार्ग। चीन से बना सिल्क किस मार्ग से दूसरे देशों में पहुंचता था? उत्तर बताने का प्रयास करें। तो ये है सिल्क मार्ग। आपका प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए सही होगा, सिल्क मार्ग। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखिए। स्पैधत्ती का जन्म किस खाद्य पदार्थ से हुआ? स्पैधत्ती का जन्म किस खाद्य पदार्थ से हुआ? नूडल से हुआ, या चाउमीन से हुआ, या ब्रेड से हुआ, या बर्गर से हुआ? बताने का प्रयास करें। स्पैधत्ती का जन्म किस खाद्य पदार्थ से हुआ? चलिए हम आपको बताते हैं। ये नूडल से हुआ था। नूडल से भाई। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न पे आ जाइए। किसी देश की खोज के उपरांत विश्व में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए? तो अमेरिका की खोज के बाद हुआ, या ब्रिटेन की खोज के बाद, या जापान की खोज के बाद, या भारत की खोज के बाद? बताने का प्रयास करें। चलिए हम बताते हैं। अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने। कहाँ का रहने वाला था? स्पेन, पुर्तगाल का। अब आपका प्रश्न है, किस देश की खोज के उपरांत विश्व में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए? तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, अमेरिका की खोज के बाद विश्व में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। नूडल्स किस देश से यूरोप के देशों में पहुंचे? नूडल्स किस देश से यूरोप के देशों में पहुंचे? फ्रांस से पहुंचे, या इटली से पहुंचे, या अमेरिका से पहुंचे, या चीन से पहुंचे? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। नूडल्स किस देश से यूरोप के देशों में पहुंचे? बताने का प्रयास करें। चलिए हम बताते हैं। ये चीन देश से यूरोप के देशों में पहुंचे। चीन से भाई। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे? 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे? ये फ्रांस और अमेरिका था, या चीन और इटली था, या जापान और भारत था, या चीन और भारत? 18वीं शताब्दी तक पूछ रहा। पहले तो आप इस बात पर गौर कर लें। 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे? उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए हम आपको बताते हैं। ये दो देश हैं, चीन और भारत। चीन और भारत 18वीं शताब्दी तक सबसे धनी देश माने जाते थे। अगले प्रश्न पे आ जाइए। ब्रिटेन की सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर, क्या पूछ रहा? ब्रिटेन की सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। जिस कानून के आधार पर यह पाबंदी लगाई गई उसे क्या कहा जाता है? ये आपको बताना है। तो उसे क्या कहा जाता है? कारण लॉ कहा जाता है, या प्रोडक्शन लॉ, या ब्लैक लॉ, या क्रॉप लॉ? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। उत्तर देते रहें और साथ में अपने दोस्तों के बीच इस चैनल को शेयर करें। अधिक से अधिक सब लोग मिलकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि हम भी आपके लिए और अच्छी मेहनत करके आपके सामने अच्छे अच्छे सेशन ला सकें, सेशन में अच्छे अच्छे प्रश्न ला सकें, जो आपको परीक्षा हाल में हूबहू देखने को मिले। मेरा टारगेट है कि आप कम से कम 90 प्लस आपका रिजल्ट आवे। तो चलिए बताने का प्रयास करें। तो ये कानून था कार्न लॉ, कार्न लॉ। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। यूरोपीय देशों में किस खाद्य उत्पाद को गरीबों के लिए भी सुलभ बनाने में रेफ्रिजरेशन तकनीकों का योगदान रहा? यूरोपीय देशों में किस खाद्य उत्पाद को गरीबों के लिए भी सुलभ बनाने की में रेफ्रिजरेशन तकनीकों का योगदान रहा? आपको इसका उत्तर बताना है। आप उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर दें भाई। तो ये गेहूं के लिए प्रयोग किया गया, या मांस के लिए, या मक्का के लिए, अथवा चावल के लिए? तो भाई गेहूं, मक्का, चावल आप खुद ही समझ गए होंगे। रेफ्रिजरेशन तकनीकों का योगदान किसके लिए रहा? मांस के लिए। आपका प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन बी सही है, मांस के लिए। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। आर्थिक विनिमय के 3 तरह के प्रवाहों में पहला प्रवाह किसका होता है? आर्थिक विनिमय के 3 तरह के प्रवाहों में पहला प्रवाह किसका होता है? प्रश्न नंबर 8 का उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर दें भाई। श्रम का होता है, या आयात का होता है, या व्यापार का होता है, अथवा पूंजी का होता है? आर्थिक विनिमय के 3 तरह के प्रवाहों में पहला प्रवाह व्यापार का होता है। ऑप्शन सी सही होगा, व्यापार का। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लाकर, यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर किसे लकीरें खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया? प्रश्न है, यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया? ये कौन से महाद्वीप थे? अफ्रीका का बंटवारा कर लिया, या ऑस्ट्रेलिया का कर लिया, या एशिया का कर लिया, या अमेरिका का कर लिया? तो यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया? तो ये महाद्वीप था अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप का यूरोपीय देशों ने आपस में बंटवारा कर लिया। चलिए प्रश्न नंबर 10। अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? गुलाम प्रथा, या नई दास प्रथा, या आपसी समझौता, या सशर्त प्रथा? प्रश्न नंबर 10 का उत्तर देने का प्रयास करें। अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? तो हम आपको बताते हैं, नई दास प्रथा के नाम से जाना जाता है। नई दास प्रथा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन बी सही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 पे आ जाइए। जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं व कपास की खेती हेतु केनाल कॉलोनी कहां पर बसाई? जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं व कपास की खेती हेतु केनाल कॉलोनी कहां बसाई? प्रश्न नंबर 11 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो ये उत्तर प्रदेश में केनाल कॉलोनी बनाई गई, या उड़ीसा में बनाई गई, या गुजरात में बनाई गई, अथवा
पंजाब में बनाई गई? उत्तर देने का प्रयास करें आप। जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं व कपास की खेती हेतु केनाल कॉलोनी कहाँ बसाई? तो भाई ये हम आपको इसका उत्तर बताते हैं, पंजाब में। पंजाब में आपका सही उत्तर होगा। जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं व कपास के लिए केनाल कॉलोनी पंजाब में बसाई गई। चलिए प्रश्न नंबर 12 देख लीजिए। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में भारत के सूती वस्त्र उद्योग पर किसका प्रभाव पड़ा? 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में भारत के सूती वस्त्रों पर किसका प्रभाव पड़ा? प्रश्न नंबर 12 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो पुर्तगाल का प्रभाव पड़ा, या ब्रिटेन का, या फ्रांस का, या जर्मनी का? चलिए भाई उत्तर देते रहें, और साथ में अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक भी करते जाएं, और किसी भी प्रश्न का अगर उत्तर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट के द्वारा आप हमसे पूछ सकते हैं। हम अगले सेशन में उस प्रश्न को शामिल करके उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। कोई भी जिज्ञासा है तो उस जिज्ञासा को हम शांत करेंगे। अब आप बस वीडियो को देखते रहें और दोस्तों के बीच इस चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें, शेयर करें और बोलें कि सब्सक्राइब करें इस वीडियो को, इस सेशन को, इस चैनल को। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगले इस प्रश्न का उत्तर बताएं पहले। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में भारत के सूती वस्त्र उद्योग पर किसका प्रभाव पड़ा? ब्रिटेन का। भाई आपका ऑप्शन बी सही होगा, ब्रिटेन का। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए। बर्लिन का समझौता कब हुआ? बर्लिन का समझौता कब हुआ? आपको इसका उत्तर देना है, उत्तर देने का प्रयास करें। बर्लिन का समझौता कब हुआ? ये समझौता 1885 में हुआ, 1885 में, या 1895 में, या 1880 में, या 1890 में, या 1890 में? उत्तर देने का प्रयास करें। बर्लिन का समझौता कब हुआ? 1885, 1895, 1880, 1890? तो बर्लिन का समझौता कब हुआ? 1885 में। आपका ऑप्शन ए सही होगा। बर्लिन का समझौता 1885 में हुआ था भाई। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई? अमेरिका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हुई? आपको बताना है। ये बीमारी का नाम क्या है? रिंडरपेस्ट, या एनिमल फीवर, या प्लेग, या मलेरिया? किस बीमारी की वजह से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई थी दक्षिण अफ्रीका में? उत्तर देने का प्रयास करें, उत्तर भाई बताते रहें, और सेशन के लास्ट में कमेंट द्वारा बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई थी? उस बीमारी का नाम है रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन ए सही होगा, रिंडरपेस्ट। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए। युद्धोत्तर अमेरिकी अर्थव्यवस्था। उत्तर प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। युद्धोत्तर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने में किस कार निर्माता की बृहत
उत्पादन पद्धति का योगदान रहा? आपको उत्तर बताना है प्रश्न नंबर 15 का। युद्धोत्तर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने में किस कार निर्माता की बृहत उत्पादन पद्धति का योगदान रहा? तो ये टाटा का था, या बिरला का था, या हेनरी फोर्ड का था, या मार्कोनी का था? मार्कोनी का। तो आप उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। तो प्रश्न नंबर 15 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो हेनरी फोर्ड का। आपका ऑप्शन सी सही होगा। हेनरी फोर्ड का विशेष योगदान था। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखिए। प्रश्न नंबर 16, 1939 में शुरू होकर द्वितीय विश्व युद्ध कब तक चला? प्रश्न नंबर 16 देखिए। 1939 में शुरू होकर द्वितीय विश्व युद्ध कब तक चला? आपको इसका उत्तर देना है। उत्तर देने का प्रयास करें भाई। इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। 1939 में शुरू होकर द्वितीय विश्व युद्ध कब तक चला? 1945 तक, या 1947 तक, या 1942 तक, या 1946 तक? प्रश्न नंबर 16 का उत्तर देने का प्रयास करें। इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न है। उत्तर दें और इस चैनल को अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करने की कोशिश करें। चलिए इसका उत्तर हम आपको बताते हैं। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। हिरोशिमा पे 6 अगस्त को बम गिराया अमेरिका ने। नागासाकी पे 9 अगस्त को अमेरिका ने बम गिराया। ये जापान के 2 शहर थे और इन्हीं इसी बम गिराने के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। चलिए दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ। इसी के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।